चलिए, तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ में जो मराठा काल जो पढ़ रहे थे उसका लास्ट क्लास को देखने वाले हैं। और इसके बाद मराठा कालीन जो इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन को शुरू करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मराठा कालीन जो प्रमुख पदाधिकारी वगैरह है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन भी देखने वाले हैं इस प्रकार से। और ये ऐसा भी है कि इसमें सिर्फ वही वही टॉपिक को पढ़ना है जिसको बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, इसमें सिलेक्टेड कुछ कुछ पॉइंट है, कुछ कुछ टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको हमको अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो मतलब ये वाले क्लास को क्वेश्चन के आधार पर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जैसा पूछा गया उसके आधार पर पढ़ते हैं तो समझ में आता है, वरना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सेम सेम लगता है लगभग लगभग सभी सब, मतलब जितनी भी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मराठा कालीन प्रमुख पदाधिकारी के नाम, मतलब पदाधिकारी यहाँ पर दिया गया है। तो पहला है सूबेदार। सूबेदार कौन होता है? सूबा का सर्वोच्च अधिकारी। अब सूबा क्या है? सूबा हम लोगों ने पढ़ लिया है, व्यंकोजी भोसले के समय छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ को एक सूबा बनाया गया था, और सूबेदार आ करके, पहला सूबेदार कौन था? महिपत राव दिनकर। तो सूबेदार नागपुर से हमारे छत्तीसगढ़ आ करके छत्तीसगढ़ के शासन को संभाला करते थे। तो एक छत्तीसगढ़ हमारा क्या था? सूबा था। तो यही बोला जा रहा है कि सूबा का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? सूबेदार होता था। ठीक है, सूबेदार कौन होता था? सूबे का प्रमुख होता था, सब मतलब सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, सूबेदार। इसका देखिए कमाविजदार। कमाविजदार कौन होता था? अब सूबे के अंदर होते थे परगने। अब जैसे कि छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में पहला शुरुआत में बांटा गया था। विट्ठल राव दिनकर के समय हम लोग पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में बांट दिया गया था। फिर बाद में हम लोग क्या देखते हैं, एगन्यू के समय में जो सुप्रिटेंडेंट जो एगन्यू आए थे, उन्होंने जो 27 परगना था उसको फिर 9 परगना में सीमित कर दिया था। ऐसा टाइप का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। पिछले आप लोग क्लास जाकर के देखिएगा, थोड़ा रिवीजन करिएगा। तो जो परगना होता था, ठीक है, जो पहले 27 था फिर बाद में 9 हो गया था, ऐसा टाइप का था। अंग्रेज आए उसके बाद 9 हो गया था। तो वो जो परगना होता था, परगने का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसी को कमाविजदार कहते थे। परगने के सर्वोच्च अधिकारी क्या बोलते थे? कमाविजदार कहते थे। इसके बाद गौटिया। गौटिया तो आप सभी जानते होंगे, ग्रामीण स्तर पर जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे? गौटिया कहते थे। इसका देखिए फड़नवीस। फड़नवीस ये होता था परगने के आय व्यय का हिसाब करने वाला राजस्व अधिकारी। ठीक है, राजस्व अधिकारी। ठीक है, कौन? फड़नवीस। और इसी प्रकार से यहाँ पर पोतदार भी परगने के आय व्यय का हिसाब करने वाला ये होता था। ठीक है, मतलब परगने के आय व्यय का हिसाब ये करता था। और यहाँ पर राजस्व जो अधिकारी बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? फड़नवीस को बोलेंगे। ठीक है, ये कह सकते हो कि फड़नवीस का जो पद है वो पोतदार से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, राजस्व अधिकारी कौन है? ये फड़नवीस है। जबकि यहाँ पर आय व्यय का हिसाब किताब कौन करता था? यहाँ पर ये पोतदार। इसके बाद बड़कर। तो बड़कर क्या है? परगनों से संबंधित सूचना कमाविजदार को देता था। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने कमाविजदार क्या देखा है? परगने का सर्वोच्च अधिकारी होता था कमाविजदार। तो परगने में जो भी चीज़ें होती थी उन सभी का जो सूचना है वो बढ़कर पहुंचाता था किसके पास? कमाविजदार के पास। ठीक है, तो परगने से संबंधित जो भी सूचना होता था उस सूचना को कमाविजदार को पहुंचाने तक का कार्य कौन करता था? ये बढ़कर करता था। ठीक है, तो आगे बढ़कर पहुंचा रहा है, ऐसे टाइप से कुछ याद रख लो इसको, है ना। आगे बढ़कर कैसे जो भी है, तो ये बढ़कर क्या है ना, परगने से संबंधित सूचना को कमाविजदार को देता था। इसका देखें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में। फिर इसके बाद यहाँ पर ताहुतदारी व्यवस्था को बाद में देखेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से ताहुतदारी या तालुकदारी, इसके बाद इसको देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में समझिए, देखो ये मोकासा एग्जाम में पूछा गया है ना, सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इधर ये सभी एग्जाम में पूछे गए थे। तो मोकासा क्या है? ब्राह्मणों को दान दिया गया ग्राम। ठीक है, ब्राह्मणों को दिया गया जो ग्राम होता था, ब्राह्मणों को दिया गया जो भूमि होता था उसी को मोकासा के नाम से जाना जाता था। टकोली क्या है? टकोली पहले भी मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है, टकोली बोलो या फिर नजराना बोलो या फिर टैक्स बोलो, तो जमींदारों से लिया जाने वाला जो वार्षिक कर होता था उसी क्या बोलते थे? टकोली बोलते थे। ठीक है, जमींदारों से लिया जाने वाला जो वार्षिक कर होता था उसको क्या बोलते थे? टकोली कहते थे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बस्तर वाले क्षेत्र में जो हलवा विद्रोह हुआ था, अजमेर सिंह दरियादेव के बीच में, वहाँ पर जो भी युद्ध हुआ सत्ता को लेकर के, सहयोग किसने किया था? मराठों ने किया था, दरियादेव का। इसलिए एक संधि हुआ, कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि कब हुआ था? 1778 में हुआ था, 6 अप्रैल 1778 में। तो कोटपाड़ के संधि के तहत क्या कहा गया था कि जो दरियादेव है वो क्या करेंगे?
मतलब कि जो काकतीय वंश के जो भी शासक रहेंगे, जो कि दरियादेव उस समय थे, वो क्या करेंगे कि मराठा को 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देंगे। ऐसा टाइप का वहाँ पर संधि हुआ था। तो वही टकोली, तो टकोली क्या होता है, जमींदारों से लिया जाने वाला जो वार्षिक कर होता है उसे क्या बोलते हैं, टकोली बोलते हैं। शायर, शायर क्या होता है, आयात निर्यात कर होता है। अब इसको याद रखने के लिए ऐसा कुछ याद रख लेंगे, जैसे कि हम व्हाट्सअप फेसबुक में कुछ अगर शेयर करते हैं ना, फोटो शेयर कर रहे हैं, फिर और यूट्यूब में कुछ लिंक वगैरह है, कुछ वीडियो का लिंक है, उसको हम किसी के पास शेयर कर रहे हैं, मतलब कि आयात निर्यात हो रहा है वहाँ पर, ऐसे याद रखेंगे उसको, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप में मानकर चलिए किसी को हम फोटो शेयर कर रहे हैं और फोटो उधर शेयर करके हमारे पास आ रहा है, ऐसा टाइप से है, तो हम फोटो भेज रहे हैं, कोई दूसरा हमको फोटो भेज रहे हैं, ऐसा टाइप का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है। आयात निर्यात ऐसे याद रखें, ठीक है, मतलब आयात निर्यात हो रहा है, मतलब कि फोटो आ रहा है जा रहा है, ऐसे टाइप की याद रखेंगे इसको। तो आयात निर्यात जो कर होता था, ठीक है, आयात निर्यात जो कर होता था उसी क्या बोलते थे, शायर बोलते थे, ठीक है। ऐसे कुछ आपको ट्रिक वगैरह बना बना कर याद रखेंगे तब याद रह पाएगा ना। तो शायर मतलब कि आयात निर्यात कर रहेगा। कलाली, आबकारी कर, ठीक है, मतलब जो मदिरा, मतलब कि शराब पर, मदिरा पर जो भी टैक्स वगैरह वहाँ पर जो लगाया जाता था उसको क्या बोलते थे, कलाली बोलते थे, ठीक है। आबकारी, आबकारी कर बोला जाता था। तो आबकारी जो कर है यहाँ पर लाली याद रखेंगे। तो जो शराब होता है, शराब कैसे दिखता है, लाल रंग का दिखाई देता है ना, कभी आप देखे ही होंगे शराब को इस प्रकार से, ऐसे ग्लास में, अगर कांच के ग्लास में अगर है तो इसका रंग कैसे दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ से लाली याद रखेंगे, ठीक है। लाली, लाली क्या होता है, लाली आबकारी मतलब कि शराब होता है, ठीक है। तो आबकारी कर मतलब कि कलाली याद रखेंगे, कलाली मतलब कि आबकारी कर होता था। इसका याद रखेंगे पंडरी, पंडरी क्या होता है, गैर कृषि मदों पर लगने वाला कर, ठीक है। गैर कृषि मदों पर लगने वाला जो कर होता था उसको क्या बोलते थे, पंडरी बोलते थे। जैसे कि रायपुर में एक जगह पंडरी मार्केट है, पंडरी मार्केट, वहाँ सिर्फ आपको कृषि से संबंधित कुछ चीज़ नहीं मिलने वाला है ना, वहाँ मार्केट जरूर है नाम उसका, लेकिन कृषि से संबंधित कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलने वाला। वहाँ पर क्या मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, ठीक है, कपड़ा मार्केट है वो। तो जो पंडरी हो क्या है, कपड़ा मार्केट, गैर कृषि कर है, मतलब गैर कृषि मदों पर लगने वाला कर है, ऐसा टाइप का याद रखेंगे। है तो गैर कृषि मदों पर लगने वाला जो कर होता था उसको क्या बोलते थे, पंडरी बोलते थे, ठीक है। इसका सेवई, सेवई होता था जुर्माना, ठीक है। जुर्माना मतलब कि, जुर्माना मतलब कि अर्थदंड, अगर किसी ने कुछ अपराध कर दिया तो वहाँ पर जो भी टैक्स वगैरह, मतलब जो वहाँ पर जुर्माना लगा देते थे उसी क्या बोलते थे, सेवई बोलते थे। अब इसको ऐसे याद रखेंगे, सेवई तो खाए होंगे बचपन में, अभी भी खाते होंगे। जब सेवई हम लोग खरीद के लाते हैं, ऐसे लंबा लंबा रहता है ना, ऐसे इसको पतला पतला रहता है, इसको तोड़ करके मस्त दूध में भिगा करके हम लोग खाते हैं उसको। तो सेवई देखेंगे जैसे डंडा जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, डंडा ऐसे लंबा लंबा डंडा जैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दंड याद रखेंगे, अर्थदंड, ऐसे अर्थदंड, पैसे का दंड, मतलब कि अगर कुछ गलती हो गया तो वहाँ पर अर्थदंड लगेगा, ऐसा टाइप का जुर्माना लग जाएगा। तो सेवई से याद रखेंगे, ऐसा टाइप से इसको बना करके, है ना। तो पंडरी भी याद हो गया आपको, कलाली तो लाली से याद हो जाएगा, शराब का रंग कैसा होता है, लाली होता है, ऐसे याद रख लेंगे। शायर याद रखेंगे, आयात निर्यात जो कर होता है उसको क्या कर रहे हैं, शायर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ याद रखना, ट्रिक बनाकर, ठीक है। शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सअप में शेयर कर रहे हैं, टाइप से। टकोली तो याद रहेगी, मोकासा को याद रखना पड़ेगा, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो ग्राम होता था, जो दान होता था, है ना, ग्राम दान जो होता था उसे क्या बोलते थे, मोकासा बोलते थे, ठीक है। तो ऐसा टाइप का ये है। इसके बाद देखिए दो चीज़ और यहाँ पर देखते हैं, एक तो हम लोग क्या देखते हैं, ताहूतदारी व्यवस्था देखते हैं और एक तालुकदारी व्यवस्था देखते हैं, ठीक है। दोनों को ना अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हालांकि डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ दिया तो कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ताहूतदारी भी वैसे ही लग रहा है, तालुकदारी भी वैसे ही लग रहे हैं ना, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए ताहूतदारी व्यवस्था क्या है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में जो ताहूतदारी व्यवस्था है वो कब कब शुरू किया गया था, जब सैंडिस था, है ना। सैंडिस मतलब कि सुपरिटेंडेंट जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ब्रिटिश अधीक्षक, 1818 से लेकर के 1830 तक के जो क्या थे, ब्रिटिश अधीक्षकों के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में शासन चल रहा था। तो उसमें एक सैंडिस भी थे, तो सैंडिस ने यहाँ पर देखो 2 ताहूतदारी का निर्माण करवाया है। इसके बाद मराठा काल जब आया तो यहाँ पर मतलब कि जो रघु जी तृतीय जब वयस्क हो गए तो वहाँ पर क्या मराठा काल आ गया, फिर वहाँ मतलब मराठा हम लोग देखना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर सिरपुर और लवन 2 ताहूतदारी फिर बनाया गया था। फिर चार्ल्स इलियट 1854 के बाद जब रघुजी तृतीय की निसंतान मृत्यु हो जाती है तो नागपुर साम्राज्य को छत्तीसगढ़ में जब मिला लिया जाता है तो वहाँ पर फिर से जो चार्ल्स इलियट है वो और यहाँ पर 3 ठो क्या बनाते हैं, ताहूतदारी बनाते हैं, ऐसा टाइप का है। तो ताहूतदारी होता क्या है पहले समझिए, उसके बाद देखेंगे इसको। तो हम लोग आधुनिक इतिहास में मतलब कि उधर आधुनिक बोल रहा हूँ, ये आपका
अंग्रेज जब मैं पढ़ाऊंगा, ब्रिटिश काल में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर फिर से मैं इसको रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है। ताहूदारी क्या होता है उसको देखेंगे आगे। देखो ताहूदारी क्या चीज़ है, ऊसर बंजर तथा जात्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने हेतु स्थानीय प्रभाव से लोगों को एक निश्चित समय के लिए दे दिया जाता था। देखो बहुत सारा भूमि ऐसा होता था जो कि क्या होता था, बंजर होता था, फिर जात्य भूमि होता था, लोगों ने छोड़ दिया है, उसमें कुछ भी फसल वसल नहीं उगाया जा रहा है ना। बंजर ऊसर जात्य भूमि जो होता था, उसको उपजाऊ बनाने के लिए जो स्थानीय लोग होते थे उनको कुछ समय के लिए, मतलब कुछ एक निश्चित समय के लिए, लगभग 4 साल 5 साल के लिए उसको दे दिया जाता था, ठीक है। 4-5 साल के लिए उसको दे दिया गया। अब जो स्थानीय लोग हैं क्या करेंगे, वहाँ पर खेती करेंगे, खेती करके फसल वसल उगाएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, और जैसे ही वो जो भूमि है वो क्या हो जाएगा, कृषि योग्य भूमि हो जाएगा, उसके बाद पुनः जो अंग्रेज हैं वो क्या करेंगे, उसको ठेकेदारी व्यवस्था के माध्यम से किसी को ठेका दे देंगे, है ना। मतलब कि उसको तालुकदारी में परिवर्तित कर दिया जाएगा, मतलब तालुकदारी व्यवस्था के माध्यम से उसको क्या कर दिया जाएगा, ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा टाइप का रहेगा, मतलब जो जमींदार है उनको दे दिया जाएगा, ऐसा टाइप का है। जमींदारों को कुछ समय के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए वो ठेका में दे दिया जाएगा, ऐसा टाइप का है। तो देखो ताहूदारी आपको समझ में आ गया। जो भूमि बंजर होता था, ऊसर होता था, त्याज्य भूमि जो रहता था, उनको कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए स्थानीय जो लोग होते थे उनको कुछ समय के लिए दे दिया जाता था, ठीक है। लगभग 4-5 साल के लिए उनको दिया जाता था। अब उसका तालुकदारी देखिए, तालुकदारी क्या है, किसी क्षेत्र विशेष पर लगाई गई सर्वाधिक बोली की राशि के आधार पर उस क्षेत्र को एक निश्चित अवधि के लिए ठेके पर दे दिया जाता था। अब ये वैसा भूमि होता था जो कि बहुत उपजाऊ भूमि होता था, जैसे कि खेत खलिहान जो भी है ना, वैसे टाइप के भूमि होते थे। तो इनके लिए बोली लगाई जाती थी, है ना, इनके लिए बोली लगाई जाती थी। मतलब मान के चलो बहुत बड़ा कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र मान के चलो कुछ गाँव आते हैं, 8-10 गाँव उसके अंतर्गत आते हैं, तो उस क्षेत्र पर जो सर्वाधिक बोली लगा देगा, जो जमींदार जो होते थे वो कोई भी, मतलब मान के चलो बहुत सारे जमींदार वहाँ पर आए हैं बोली लगाने के लिए, और किसी जमींदार ने सबसे ज़्यादा बोली वहाँ पर लगा दिया, तो उस जमींदार को वो क्षेत्र को दे दिया जाएगा कि ठीक है इतने साल के लिए, मतलब एक निश्चित अवधि के लिए वो वहाँ पर अब तुमको क्या करना है, जो भी है वहाँ पर फसल वसल उगाने के लिए जो भी किसान है उनको देना है, और वहाँ से जो भी टैक्स वगैरह है वो हमको आपको ला करके देना है, ऐसा टाइप से जो भी वहाँ पर किया जाएगा। तो मतलब कि सर्वाधिक बोली जो लगाते थे, जो जमींदार है वहाँ पर जा करके सबसे ज़्यादा बोली लगाते थे, उसको वो क्षेत्र एक निश्चित अवधि के लिए ठेके पर दे दिया जाता था, ठीक है। चलिए अब अगली बार फिर क्या, जैसे कि मान चलो फिर से उसको जब समय समाप्त हो गया, जितने निश्चित अवधि के लिए दिया गया है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, वो समय समाप्त हो गया, तो फिर से उसके लिए क्या लगता था, बोली लगता था। जो फिर से सबसे ज़्यादा बोली लगा लेता था उसको पुनः वो जो ज़मीन है वो उनको दे दिया जाता था, वो वाले क्षेत्र को, ठीक है। ऐसा टाइप की जो भी चीज़ें होती थी, तो ये समझ में आ गया होगा। ये ताहूदारी व्यवस्था जो हम लोगों ने समझा है, ताहूदारी मैंने यहाँ पर समझाया कि ये तीन बार यहाँ पर, मतलब एक सैंडिस, एक मराठा काल में, एक चार्ल्स इलियट काल में। चार्ल्स इलियट अभी देखेंगे आगे हम लोग। तो इनके काल में यहाँ पर ये ताहूदारी इस प्रकार से बनाया गया था, इनको देख लीजिएगा। 1826 में ये सैंडिस ने बनवाया था, किसको, लोरमी को। फिर 1828 में बना, मतलब ये तरेंगा को बनवाया। फिर 1843 में यहाँ पर सिरपुर को मराठा काल में जो रघुजी तृतीय थे उनके द्वारा बनवाया गया। फिर यहाँ पर लवन को 1848 में। फिर यहाँ पर चार्ल्स इलियट ने, जब अंग्रेजी शासन जब छत्तीसगढ़ में लागू हो गया, उसके बाद यहाँ पर संजारी, खल्लारी और सिहावा, ये 3 क्षेत्र 1858 में इनको बनाया गया था, ठीक है। ताहूदारी यहाँ पर बनाया गया था, ताहूदारी बनाया गया था। चलिए तो इस प्रकार से ये है। अब इसके बाद देखिए क्या बचा है, ये कुछ मापतौल से संबंधित 1-2 पॉइंट है जिसको याद रख लेंगे। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है ना, इसको बहुत बार पूछा गया है। 1 मन बराबर क्या होता है, कितना पंसेरी होता है, 1 मन बराबर 8 पंसेरी होता है, ठीक है। 1 मन बराबर 8 पंसेरी होता है, इसको रट लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक माप तौल का एक, जैसे कि अभी हम बोलते हैं ना कि 1 रुपये बराबर इतना पैसा, या फिर 100 रुपये बराबर इतना रुपया, ऐसे बोलते हैं। 100 रुपये मतलब सॉरी वही हो जाएगा। 1000 बराबर 1000 बराबर कितना लिखेंगे वैसे, ऐसे। तो अब जैसे भी 1000 को जैसे कहना सही नहीं होगा, ऐसे बोलिए आप इसको कि 1 रुपये बराबर, 1 रुपये बराबर कितना पैसा, कितने पैसा, तो 100 पैसा, ऐसे ऐसे टाइप को, ठीक है, जैसा भी रहेगा। तो वैसे टाइप यहाँ पर ये क्या होता था, ये 1 मन बराबर 8 पंसेरी, 1 मन बराबर 8 पंसेरी ऐसा होता था। 1 नागपुरी रुपया बराबर होता था 16 दोगानी, ठीक है। और 16 दोगानी बराबर कितना होता था, 3680
कौड़ी, मतलब 3680 कौड़ी होता था। ठीक है, कौड़ी पहले चलता था। तो इस प्रकार से ये इनका जो भी माप तौल में यूज़ होता था वो है। अब देखिए नोट यहाँ पर लिखा गया है, रतनपुर निवासी बाबू रेवाराम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बाबू रेवाराम कौन है? एक इतिहासकार है। तो बाबू रेवाराम मराठाकालीन लेखक हैं। ठीक है, कौन है ये? मराठाकालीन लेखक हैं बाबू रेवाराम। ठीक है, नाम याद रखेंगे। इन्होंने तारीख हैहवंशी, सार रामायण दीपिका, विक्रम विलास, रतनपुर का इतिहास, गीता माधव, रामा अश्वमेध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप की ये बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, इसको देख लीजिएगा, है ना। हालांकि रचनाओं से तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो बाबू रेवाराम है वो कौन से काल के लेखक थे। तो ये मराठाकालीन लेखक हैं। ठीक है, कौन है ये? मराठाकालीन लेखक है। चलो अब यहां पर देखो क्वेश्चन को, परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, परगने का अधिकारी कौन था बताओ आप? सूबेदार था कि कमाविसदार था कि फडणवीस था, पटेल था, क्या था? तो कौन होता था? परगने का सर्वोच्च अधिकारी कमाविसदार के नाम से जाना जाता था। सूबे का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार के नाम से जाना जाता था, है ना। तो ये कमाविसदार इसका आंसर होगा। मराठा प्रशासन के दौरान छत्तीसगढ़ में ग्राम प्रधान के पद को किस नाम से जाना जाता था? तो गांव का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? गौटिया के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन एगन्यों द्वारा वर्णित निम्नलिखित टैक्स को सुमेलित कीजिए। देखो अब यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी टैक्स वगैरह पढ़ा हुआ है ना, उसको सुमेलित करना है। सेवाई मतलब मैंने क्या बताया है? सेवाई या फिर सेवाई मतलब मैंने क्या बताया है? ये क्या होता था? अर्थदंड होता था, जुर्माना होता था। तो इस प्रकार से कहाँ चला जाएगा? ये इसमें रहेगा। जुर्माने से प्राप्त जो रकम होता था उसको क्या बोलेंगे हम? सेवाई बोलते थे। मोकासा, ब्राह्मणों को जो दान दिए जाने वाला जो गांव होता था उसको क्या बोलते थे? मोकासा बोलते थे, है ना। तो देखो ए का 3 और इसके बाद बी का 1 ठीक, इतना भी हमारा आंसर आ जा रहा है। बाकी इसको भी आप मिला सकते हो। ये क्या रहेगा? महल मतलब कि खालसा जमीन पर टैक्स और पट्टी मतलब कि घरों पर लगाया जाने वाला टैक्स, ऐसा टाइप से रहेगा। तो यही हमारा क्या रहेगा? आंसर होगा ये बी वाला ऑप्शन। 1 मिनट, नीचे में और क्वेश्चन बचा है। इस राज्य में मराठा शासन काल में मोकासा ग्राम का अर्थ क्या होता था? ठीक है, मोकासा भी मैंने बताया कि दान दिया गया ग्राम। ठीक है, ब्राह्मणों को जो दान ग्राम में दिया, ग्राम जो भी ब्राह्मणों को दान दिया जाता था वही क्या कहलाता था? मोकासा कहलाता था। देखिए इसको, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे? ठीक, किस काल से संबंधित है? मराठा काल से संबंधित है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय व्यय का हिसाब रखा? ठीक है, किसने रखा था? तो ये हम लोगों ने क्या समझा था? फडणवीस। ठीक है, आय व्यय का हिसाब रखने वाला कौन था? फडणवीस था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। इसका देखिए, बढ़कर अपने कार्यों की सूचना किसे देता था? ठीक है, बढ़कर अपने कार्यों की सूचना किसको देता था? तो कमाविसदार को देता था। ठीक है, बढ़कर क्या करता था? कमाविसदार को सूचना पहुंचाता था, जो कि परगने का सर्वोच्च अधिकारी ये कमाविसदार होता था, इसको पहुंचाता था सूचना बढ़कर। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या था? ठीक है, राजकोष अधिकारी का नाम, ठीक है, देखो वही चीज है ना। यहाँ पर अब रहेगा पोतदार। ठीक है, तो वहां पर मैंने जो आपको लिखा है ना, आय व्यय का हिसाब करने वाला जो अधिकारी, ऐसे तो यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इसको ऐसे याद रखेंगे, पोतदार को। चलिए ठीक है, फिलहाल ये इसका आंसर ये है। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा एक बार और। इसका देखिए, इसको मराठा काल में सेवई था। ठीक है, सेवई किसको बोलते थे? मैंने बता दिया। अर्थदंड या फिर जुर्माना क्या बोलते थे? सेवई कहा जाता था। इसको देखिए, अब टकोली क्या होता था? अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया? सुमेलित नहीं है, उसको हमको चुनना है। देखिए तो सुमेलित कौन सा नहीं है? टकोली मतलब जमींदार द्वारा देय वार्षिक नजराना। ठीक है, सही है। आबकारी मतलब कि मादक पदार्थों और शराब के विक्रय पर लगने वाला जो भी टैक्स होता था। सायर मतलब बिक्री कर होता था, विक्रय कर, है ना, वही है सायर। हाँ, आयात निर्यात कर होता था। ठीक है, मतलब कह सकते हो विक्रय कर होता था। पंडरी गैर कृषि व्यवसायों पर लगने वाला कर। ठीक है, ये भी सही है। सेवई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर नहीं, सेवई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर नहीं था। ये क्या था?
अर्थदंड होता था, ठीक है, जुर्माना होता था। तो सेवई ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये गलत है ये। तो हमको सुमेलित नहीं है बोला गया था, तो इसलिए हम हमारा आंसर क्या रहेगा, ई रहेगा। 22वां देखिए, मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम क्या था। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का नाम क्या रहता था, बड़कर होता था। ठीक है, ये बड़कर क्या करता था, परगने का जो भी सूचना होता था वो सूचना किस तक पहुंचाता था, कमाविसदार तक पहुंचाता था। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका आंसर, बड़कर रहेगा। छत्तीसगढ़ी बोली में प्रचलित छह अगर छह कोरी का अर्थ क्या है। अब देखो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो छह कोरी छह अगर मतलब एक कोरी में, देखो एक कोरी में क्या होता था, 20 होता था। ठीक है, 30 लिखते हैं, 20 ऐसे, एक कोरी बराबर 20। तो छह कोरी बराबर कितना हो जाएगा, 6 से गुणा कर दो, इतना हो जाएगा। और 6 अगर बोल रहा है मतलब कि 6 और जोड़ दो तो 126 हो जाएगा। 126 ये 6 कोरी और 6 आगर, 6 कोरी मतलब कि 120 होगा, है ना, मतलब कितना होगा 20 गुणित 6 ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बन गया 6 कोरी, एक कोरी ये है और 6 मैंने गुणा कर दिया मतलब 6 कोरी हो गया। और 6 आगर बोला गया है, ठीक है, 6 आगर बोला गया मतलब 6 ज़्यादा है, ये 6 को मैंने जोड़ दिया तो 126 बन जाएगा। ऐसे टाइप से इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार लगाइए, ये बोला जा रहा है। तो कालक्रमानुसार लगाइए ये बोला जा रहा है। तो देखिए इसमें रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण, इसका क्या दिया है, इस राज्य में मराठा का आक्रमण इस राज्य में कब हुआ था, 1741 में हुआ था क्या। ठीक है, भास्कर पंथ का आक्रमण वगैरह हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, इसका देखो, रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण इसको किसने किया था, न्यू राजधानी किसने बनाया था, एगन्यू ने बनवाया था। और ये जो एगन्यू वाला जो कहानी है ये कब मतलब कब का है, 1818 से लेकर के 1830 का जो समय था, है ना, 1818 से लेकर के 1830 के बीच का जो समय है वो था। इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ, अब सूबेदारी व्यवस्था हम लोगों ने क्या देखा था, सूबेदारी व्यवस्था व्यंकोजी भोसले के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, डेट को देखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल चलो इसको व्यंकोजी भोसले याद रखेंगे। सती प्रथा का उन्मूलन ये रघुजी तृतीय के समय हुआ था, रघुजी तृतीय के समय। ठीक है, रघुजी तृतीय ऐसे टाइप से। तो सबसे लास्ट में तो सूबेदारी सती प्रथा का उन्मूलन वाला जो है वो रहेगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट देखो चौथा है ना, मतलब ये या फिर ये। ठीक है, मतलब ये एक और सी को हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते आंसर। 1741 सबसे पहले आ जाएगा, है ना, मतलब कि दूसरा क्या रहेगा, सबसे पहला रहेगा। फिर क्या है, देखो 3 है, मतलब कि इसमें अगर हम जमाना चाहें तो सबसे पहला कौन आ जाएगा, ये पहला आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला, और फिर ये दूसरे नंबर पे आएगा राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ, और फिर ये आ जाएगा तीसरा, और लास्ट में ये आएगा। ठीक, ऐसा टाइप का है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। चलिए, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जब मराठाकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये जो राजकोषीय अधिकारी है ना, इसको हो सकता है मैं यहाँ पर गलत ना लिखा हो, जैसे कि ये तो क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है इसके हिसाब से इसका सही आंसर क्या है, पोतदार है। ठीक है, राजकोषीय अधिकारी, राजकोष अधिकारी मराठा मतलब छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या था, तो पोतदार था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा हुआ है पोतदार। ठीक है, पोतदार मैंने क्या लिखा हुआ है, परगने के आय व्यय का हिसाब करने वाला राजकोषीय अधिकारी, यहाँ पर पूरा लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर राजस्व अधिकारी भी लिखा है, तो दोनों को ही याद रखेंगे। ठीक है, परगने में जो भी आय व्यय होता था उसके जो अधिकारी होते थे दोनों को याद रखेंगे, फडणवीस को भी याद रखेंगे और पोतदार को भी याद रखेंगे। यहाँ पर एक लाइन और बढ़ाकर लिख लीजिए, राजकोषीय अधिकारी ऐसे याद रख लीजिए उसका। चलो, तो ये इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश काल है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। और फिर काकती वंश वगैरह भी बचा हुआ है, काकती वंश तो बहुत सारी चीज़ देख लिया है, उसमें कुछ पॉइंट अगर बचा होगा उसको हम लोग आगे देख लेंगे। हो सकता है वीडियो आगे पीछे होगा, मैं आगे पीछे अपलोड भी कर देता हूँ, तो उसको आप लोग जैसा भी है इनके अपने आधार मतलब अपने अनुसार इसको पढ़िएगा। मराठा चल रहा है तो पूरा मराठा खत्म करिए, काकती चल रहा है पूरा काकती खत्म करिए, फिर आधुनिक इतिहास से शुरू करिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में।